गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान भाग 1 कराए रहे थे, जिसमें हमने आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है विद्युत चालन। जिसमें हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बताई थी, जैसे धारा किसे कहते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व, अनुगमन वेग व धारा में संबंध और धारा व घनत्व में संबंध, यानी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन हमने आपको कराए थे। उसी क्रम में एक नियम और हमारे पास आता है, जिसका नाम है ओम का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और ये हमारी थ्योरी में भी है, और अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 1 नंबर की डेफिनेशन। इस चैप्टर से जितना भी ये चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से डेफिनेशन या रिलेशन या छोटी छोटी चीज़ें, मात्राएं, विमाएं, मात्रक, ये सारी चीज़ें या परिभाषाओं के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर ओम के नियम से। क्या कहता है ओम का नियम? ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन न बदले, तो उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V तथा उसके कारण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, और इसकी कुछ भौतिक राशि है, जैसे इसमें हमने क्या कर दिया, विभवांतर लगा दिया। विभवांतर लगाने के बाद ये बैटरी लगा दी कोई हमने। बैटरी लगाने के बाद क्या हो कि इसका आयतन, दाब, ताप न बदले, तो चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव क्या होगा, एक नियतांक होगा। यानी V अपॉन आई बराबर R। R एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम ये वाले सिंबल, इस तरह के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक के बीच लगाए गए विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहेंगे, धारा का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा, कैपिटल R, और वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। R को क्या कहेंगे हम, चालक का प्रतिरोध। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इस सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के ये वाला सिंबल होता है इसका, ऐसे ये एक सिंबल होता है। जो हमारे तार होते हैं एक तरह के प्रतिरोधी होते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ओम का सिंबल ये होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसका मात्रक क्या रखा गया है, ओम। ओम का सिंबल ये होता है, या ओम को हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका प्रूफ। अब है हमारा टॉपिक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको एक बार बता दूं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ओम के नियम का सत्यापन दीजिए। यानी कई कई रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। माना एक चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इस कैपिटल A है। माना इस चालक के तार प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इस तार के सिरों के बीच V विभवांतर स्थापित करने पर माना अनुगमन वेग Vd है तथा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की विपरीत दिशा में चलने लगता है, तब तार में प्रवाहित धारा। तो कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है। जैसे हमने मान लिया कोई तार है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसका जो क्षेत्रफल वो A है,
और अनुगमन वेग इस तरह से है और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में होगा, यानी करंट उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी स्मॉल एन है, और जो इलेक्ट्रॉन वेग से चल रहे हैं वो अनुगमन वेग वी से चल रहे हैं। और इस चालक के सिरों के बीच एक वी वोल्ट की बैटरी भी स्थापित की गई है। तो ये हमें दिया हुआ है। तो तब तार में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बराबर तार में प्रवाहित धारा आई बराबर एन ई ए वी डी। अनुगमन में धारा के संबंध से हमने पढ़ा है ये आई बराबर एन ई ए वी डी। कल हमने इसका डेरिवेशन किया था समीकरण नंबर 1। अतः तार के सिरों के बीच विभवांतर वी बराबर क्या होता है, ई अपॉन डी। डी क्या आपने क्या लिया, एल। डी क्या होती है, चालक के बीच की दूरी, और यहाँ पर चालक के बीच की दूरी क्या दे रखी है, एल। तो यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा, कितना होता है, वी बराबर होता है ई इंटू डी होता है। और यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया, ई का। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन डी। और डी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एल, चालक के बीच की दूरी। तो यहाँ से ई बराबर वी अपॉन एल, समीकरण नंबर 2। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से ई बराबर एफ अपॉन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एफ बराबर ई। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, ई इंटू ई, समीकरण नंबर 3। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम तथा त्वरण ए हो तब एफ बराबर एम में होगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर एम ए बराबर ई इंटू ए, ये भी एफ के बराबर ई है, एफ के बराबर एम ए, दोनों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो एम ए बराबर ई इंटू ई। अब एम ए एज इट इज, ई का मान समीकरण 2 से रख देंगे। समीकरण 2 से ई का मान रखने पर वी अपॉन एल। तो यहाँ से ए का मान निकाल लिया हमने, ए बराबर वी ई अपॉन एम एल, समीकरण नंबर 4। अब हमने माना प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन इसमें वेग क्रम से u1 u2 u3। हमने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र नगण्य होगा, अनुपस्थित होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो उस समय उसमें क्या होगा, एक उसमें वेग आ जाएगा। और इसमें वेग हमने कितना मान लिया, u1 u2 u3 अप टू एन un तक। इसी प्रकार प्रत्येक का सरांतिकाल भी होगा, वो कितना हमने टो1 टो2 टो3 टो n। तब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग, तो जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र हम लगा देंगे तब उसमें वेग कितना हो जाएगा, गति की द्वितीय समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी से कितना हो जाएगा, u1 प्लस ए टी वन, u2 प्लस ए टी टू, u3 कहाँ तक, n तक। और हम इन सब को जोड़ के, क्योंकि n है तो n से भाग कर देंगे तो वेग निकल जाएगा, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी होता है। और जब n तक वेग है तो इनका औसत वेग निकाल लेंगे। औसत वेग कैसे निकलेगा, जितने नंबर हैं उनको सबको जोड़कर n से भाग कर, चूँकि n तक है, n से क्या कर देंगे, भाग, सारे वेग जोड़कर क्या कर देंगे, n से भाग, तो औसत वेग निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से u1 u2 u3 एक तरफ कर लेंगे और ए टो1 ए टो 3 अलग कर लेंगे और ए कॉमन लेके टो1 टो 2 और n से अलग अलग भाग करके बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक है। अब हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो वी डी बराबर ए टो, और इसकी जगह कितना लिख लिया, ये भी हमने कितना मान लिया औसत वेग, और इसकी जगह कितना लिख लिया, टो। तो वी डी बराबर 0 प्लस ए टो, वी डी बराबर ए टो, टो क्या है, सरांतिकाल। समीकरण 4 से ए का मान रखने पर तो वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। और हम जानते हैं कि आई बराबर एन ई वी डी, और यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में वी डी का। तो एन ए वी अपॉन एम एल इंटू टो। तो सोल्व करेंगे, वी को यहाँ अपॉन में भेज देंगे तो आई अपॉन वी यहाँ हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल। अब इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो एम एल ऊपर चला जाएगा, टो नीचे आ जाएगा और वी ऊपर, आई नीचे,
और इसकी जगह सारी की राशि की जगह हम एक कांस्टेंट रख देंगे आर। तो ये आर बराबर हमने ये मान लिया। तो जो चूँकि एम बी कांस्टेंट, एल बी कांस्टेंट, एन बी कांस्टेंट, ई बी कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट और टो बी कांस्टेंट, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट ले लिया हमने आर। तो वी अपॉन आई बराबर आर। तो यही ओम का नियम क्या हो जाता है, सिद्ध होता है। और आर का मान कितना होता है, एम एल अपॉन, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये मान हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बस क्या करा था, U1, U2, U3 और UN को तो एक तरफ कर लिया, A21, A22 को अलग कर लिया था और प्रारंभिक वेग हमने 0 मान लिया। तो ये तो सारा 0 हो जाएगा और ये हमने औसत मान निकाल लिया, इसकी जगह भी टो रख दिया n से। क्योंकि औसत मान निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं उतने नंबर से उसको भाग कर दो तो क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। इतना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से ये नियम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। एक और परिभाषा दे रखी है प्रतिरोध की, ये भी कभी कभी ये वाली परिभाषा भी आप दे सकते हैं। क्या कहता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स है, इसका प्रतीक ग्रीक अक्षर ये है। तो दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, और इसकी दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हमने क्या करा, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया, एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया। तो जैसे धारा जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, फिर कुछ इसमें जाएगी, फिर कुछ इसमें जाएगी, तो धारा के मार्ग में क्या आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध होता है तो उसका उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध। तो बस सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसकी प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। लाक्षणिक गुण से मीनिंग है कि कोई भी धातु है या कोई भी चालक है उसका अपना एक प्रतिरोध होगा। जैसे लोहा है, लोहे का अपना विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तांबा है, तांबे का अपना एक विशिष्ट प्रतिरोध होगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अपना एक प्रतिरोध होगा। तो इसका मीनिंग यही है कि प्रत्येक पदार्थ का, यह किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो उसका एक क्या होता है, लाक्षणिक गुण होता है, यानी उसके अंदर ये गुण पाया जाता है, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। और इसको हम किससे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम सिंबल रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो ऐसे बनता है, ठीक है, रो। इसके लिए भी डेरिवेशन है। यदि एल लंबाई तथा एन पृष्ठ के परिच्छेद चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर उसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व जे हो तो उस बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध। तो यही परिभाषा भी बताई हमने कि विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व जे बताया था। तो दोनों का अनुपाती क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये इसका फॉर्मूला याद रखना है कि रो बराबर क्या होता है, ई अपॉन जे। ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। अभी हम इसका एक और फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से हमने ई का मान रख दिया वी अपॉन एल, जे का मान आई अपॉन ए, इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसकी सबसे ऊपर। तो वी अपॉन आई गुणा ए अपॉन आर, और वी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। अभी हमने निकाला तो इस प्रतिरोध की परिभाषा से, ओम के नियम से। तो वी अपॉन आई की जगह आर ए एल, तो यहाँ से रो बराबर आर ए अपॉन एल आ गया। यहाँ से हम प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ओम का नियम है वो क्षेत्रफल निर्भर करता है और उसकी लंबाई पे, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ देखो ये आर अनुक्रमानुपाती 1/a और आर अनुक्रमानुपाती एल। मात्रक ओम मीटर, विमा ml³ T-3a-2। इनको बहुत अच्छे से याद करनी है, इसमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब आता है, यदि किसी चालक की लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए तो उसके चालक प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन।
तो यहाँ से माना तार की प्रारंभिक लंबाई L, क्षेत्रफल A तथा खींचने के बाद लंबाई NL है, अतः खींचने से पहले आयतन खींचने के बाद आयतन क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि धातु हमारी क्या है, सेम है, एक ही धातु है। कोई अगर तार है तो उसी तार को हमने खींचा है तो उसके आयतन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आयतन पहले भी होगा। तो लंबाई हमने प्रारंभिक लंबाई L1, क्षेत्रफल A1, खींचने के बाद लंबाई L2 और क्षेत्रफल A2, इसको सोल्व करा L1/L2 A2/A1, यानी L2 को यहाँ लिया और A2 को यहाँ पर लेंगे। हम जानते हैं R अनुक्रमानुपाती L/A, R1 बराबर K L1/A1। ठीक है, तो यहाँ से K, इसी प्रकार R2 बराबर K/L2/A2। R1 को R2 से भाग कर दिया, K से K कैंसिल, यहाँ से ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ गुना करेगा, ये वाला यहाँ गुना करेगा और ये यहाँ पर गुना करेंगे। तो A2 L1 A1 L2 अलग अलग इसको लिख लेंगे L1/L2 इंटू A2/A1, L1/L2 एज इट इज। और समीकरण नंबर यहाँ से देखो A2/A1 का मान कितना है, L1/L2, तो ये A2/A2 का मान हमने यहाँ पर रख दिया L1/L2, ये हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। और हमने मान लिया कि L1 बराबर L और L2 बराबर NL। प्रारंभिक लंबाई L मानी थी हमने और अंतिम लंबाई L2 कितनी होगी थी, N गुना। तो यहाँ से L1 का मान रख देंगे L और L2 का मान रख देंगे NL। L से N कैंसिल, तो 1/N²। और यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R2 का मान आ जाएगा कितना, N² इंटू R1। इस पर मैं अभी एक उदाहरण दिखा देता हूँ कि किसी तार की लंबाई कितनी कर दी, 3 गुना कर दी, तो नया प्रतिरोध, तो R2 बराबर, बस कुछ नहीं करना, उसका स्क्वायर करो और R1 R लिख दो, तो R2 बराबर 9R, तो 9 गुना हो जाएगा। 4 गुना कर दी तो 16R, 10 गुना कर दी तो 100R, यानी उतना ही स्क्वायर गुना हो जाएगी। इस पर भी न्यूमेरिकल आएंगे जब हम इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे। अब आती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता भी होगी। तो बस सिंपल सी परिभाषा वही कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो रो बराबर सिग्मा बराबर 1/रो मात्रक ओम मीटर इनवर्स या मीटर ओम मीटर इनवर्स विमा, बस इसकी उल्टी हो जाएगी, इस वाले की जो अभी हमने बताई थी इसकी उल्टी हो जाएगी, M-1 L-3 T3A2। अब आता है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व क्या होता है, J, और विशिष्ट चालकता क्या होती है, सिग्मा। तो J और सिग्मा में संबंध, तो हम जानते हैं कि रो बराबर 1/सिग्मा, सिग्मा बराबर E/J, सिग्मा का मान रख दिया 1/E/J, J ऊपर तो J/E, तो ये आ जाएगा सिग्मा बराबर J/, तो यही क्या है, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। तो आज की टॉपिक बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जितना भी आपको पढ़ाएगा है इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ज़्यादा इसमें परिभाषाएँ हैं और मात्रक विमाएँ ये ज़्यादा इसमें से पूछी जाती है, बहुविकल्पीय में, मल्टीपल में, या 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से आप अपना ये टॉपिक क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।